तो चलिए बच्चों अपन स्टार्ट करते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एक्चुअली में होता क्या है, तो आप देखो, यदि मैंने जब आपको बताया था कि रे यदि डेंसर से रेयरर में जा रही है, आप वाटर के अंदर है, मान लीजिए टॉर्च पकड़े हुए हैं या बल्ब लगा हुआ, उसकी लाइट बाहर एयर में जा रही है डेंसर टू रेयरर, तो उस कंडीशन में आपको मालूम है जो रे नॉर्मल इंसिडेंट होगी उसका तो रिफ्रैक्शन नहीं होगा, बेंडिंग नहीं होगी, स्ट्रेट निकल जाएगी। उसका आपको रीज़न मैंने समझाया था, क्योंकि उसके लिए यदि I 0 है तो R भी 0 होगा। क्यों होगा मैंने समझाया था, बाय स्नेल्स लॉ, म्यू इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर, साइन आर इज इक्वल टू साइन आई अपॉन म्यू। आई की वैल्यू 0 रखोगे तो साइन आर भी 0 हो जाएगा और आर भी 0 हो जाएगा। लेकिन जो रे यहां पर जाकर इंसिडेंट होती है तो उसके लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ गया, कुछ तो बढ़ गया, और इसलिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को और ज़्यादा बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि जब भी रे डेंसर टू रेयरर जाती है तो डेविएट होती है अवे फ्रॉम नॉर्मल, तो जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उससे बड़ा होना पड़ता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को। तो ऐसा होता जाएगा, और जब क्रिटिकल एंगल पर रे इंसिडेंट होगी तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना हो जाएगा, 90। इसके बाद यदि रे इससे ज़्यादा क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा एंगल पर इंसिडेंट यदि होगी तो उसी मीडियम में रिटर्न होने लगती है। इसी को बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। मतलब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए दो नेसेसरी कंडीशंस होगी। फर्स्ट, जो रे का डायरेक्शन होना चाहिए वो डेंसर टू रेयरर होना चाहिए, इंसिडेंट रे का डायरेक्शन डेंसर टू रेयरर होना चाहिए, और एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होना चाहिए वो ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल होना चाहिए। यदि ये दो कंडीशन फुलफिल हो गई तो क्या होने लगेगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो व्हाट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन? व्हेन द रेज ऑफ लाइट passing from denser to rarer medium and angle of incidence is greater than critical angle, then all rays reflected back in the same medium. This phenomena is called total internal reflection. Thus, there are two conditions for total internal reflection. First, the direction of incident ray should be from denser to rarer, and second, critical angle of incidence, it should be greater than critical angle. यदि ये दो कंडीशन है तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, राइट? तो बच्चों ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ। अब यदि थोड़ा सा देखें अपन इस चैप्टर को जो अपन ने पढ़ा है, तो सिंपल सी छोटी छोटी चीजें अपन ने देखी है। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था फर्स्ट, तो रिफ्रैक्शन की डेफिनेशन बताई थी। क्या बताया था आपको रिफ्रैक्शन? व्हाट इज रिफ्रैक्शन? व्हेन द रेज ऑफ लाइट पासिंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, देन इट इज डेविएट फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ, दिस फिनोमिना इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। साथ ही साथ आपको बताया था व्हेन द रे ऑफ लाइट पासिंग फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम, देन इट इज डेविएट्स अवे फ्रॉम नॉर्मल, एंड व्हेन द रे ऑफ लाइट पासिंग फ्रॉम रेयरर टू डेंसर, देन इट इज डेविएट्स टुवर्ड्स नॉर्मल। ये था अपना मतलब सिंपल सा मैंने आपको बताया था कि जब भी रे रेयरर से डेंसर मीडियम में जाती है तो डेविएट होती है टुवर्ड्स नॉर्मल, और जब रे डेंसर टू रेयरर जाती है तो डेविएट होती है अवे फ्रॉम नॉर्मल। एग्जाम्पल्स भी दिए थे, मैंने आपको समझाया था कि सबसे रेयरर मीडियम जो है वो एयर है। यही वो मीडियम है जिसमें मॉलिक्यूल्स इतने दूर हैं कि हमको एयर जो है वो इनविजिबल है। वाटर बताया उससे ज़्यादा डेंसर है, दिखता है वाटर लिक्विड फॉर्म में। ग्लास और डेंसर है सॉलिड फॉर्म में। तो यदि एयर से वाटर में जाएगी रे, या एयर से ग्लास में जाएगी, या वाटर से ग्लास में जाएगी, तो इन केसेस में ये डेविएट होगी टुवर्ड्स नॉर्मल। लेकिन इसका उल्टा, यदि ग्लास से वाटर में जा रही है, या ग्लास से एयर में जा रही है, या वाटर से एयर में जा रही है, तो डेविएट होगी अवे फ्रॉम नॉर्मल। फिर आपको ये बताया था ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्रैक्टेड रे है, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस और नॉर्मल। ये एंगल बताया था एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये बताया था एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो जब रे रेयरर टू डेंसर जाती है तो उस कंडीशन में डेफिनेटली आई ग्रेटर होता है आर से,
और जब डेंसर टू रेयर जाती है तो आई लेस हो जाता है। ये अपन ने बात की थी, इसी को अपन बोलते हैं रिफ्रैक्शन। अब यदि मैं आपसे बात करूं, इसका मतलब रे जो है अपने पास से डेविएट होती है। अब यदि यही रे किसी ग्लास स्लैब पर गिर जाए, ये ग्लास स्लैब, अब इस ग्लास स्लैब की थिकनेस सपोज कितनी है टी, और यहां पर रे ऐसी इंसिडेंट हो जाए तो ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस होगा, ये नॉर्मल होगा। रे कहाँ, एयर से कहाँ जा रही है, ग्लास में, इसको आप बोलोगे आई, और रेयर टू डेंसर तो डेविएट होगी किस तरफ, टुवर्ड्स नॉर्मल, तो ऐसी जाएगी, तो ये एंगल हो जाएगा आर। फिर रे अब ग्लास से वापस एयर में जा रही है तो डेविएट होगी फिर से अवे फ्रॉम नॉर्मल, तो ऐसी जाएगी। मतलब यदि ये ग्लास स्लैब नहीं होता तो ये डायरेक्शन होता है इंसिडेंट रे का। ग्लास स्लैब की वजह से जो रे थी, लाइट रे, वह इस डायरेक्शन में जाकर ऐसे आ रही है, अपने ओरिजिनल पास से इतना शिफ्ट हो गई है, इसको बोलते हैं लैटरल शिफ्ट। यदि ये जो है ना, इसको बोलेंगे इंसिडेंट रे और इसको बोलेंगे इमर्जेंट रे। ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, ये पॉइंट ऑफ इमर्जेंट है। यदि यहां से अपन एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें तो ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इसको हम बोलते हैं लैटरल शिफ्ट, डेल एक्स। व्हाट इज लैटरल शिफ्ट? perpendicular distance between the direction of incident ray and direction of final emergent ray is called lateral shift। और जब इसके लिए फॉर्मूला हम लोग डिराइव करते हैं, जो कि अभी सिलेबस में मुझे नहीं दिख रहा है, पर वो फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चंस बन जाते हैं। डेल एक्स इज इक्वल टू टी इंटू सेक आर इंटू साइन आई माइनस आर, ये होता है। Del x is equal to t into sec r into sin I minus r। What is the thickness of glass slab? मतलब जितना ज़्यादा थिकनेस होगी उतना ज़्यादा शिफ्टिंग होगी, मतलब उतना ज़्यादा लेटर शिफ्ट होकर आपको दिखेंगे। इसीलिए देखिए, आप पतले ग्लास को यदि आप टेबल पर न्यूज़पेपर रख दें, उसके ऊपर पतला ग्लास रख दें, तो लेटर्स आपको ज़्यादा शिफ्ट होकर नहीं दिखेंगे, लेकिन वही थिक ग्लास रख देंगे ज़्यादा शिफ्ट होकर दिखेंगे आपको। तो लेटरल शिफ्ट जो होता है उसका फॉर्मूला ये होता है। नेक्स्ट, इसके बाद फिर मैंने आपको लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन बताया था। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। तो फर्स्ट लॉ तो आपको बताया था मैंने, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड नॉर्मल ऑल लाइज इन द सेम प्लेन। एंड सेकेंड लॉ उसको आपने बोला था स्नेल्स लॉ। क्या था सेकेंड लॉ? स्नेल्स लॉ। क्या था स्नेल्स लॉ? द रेशियो ऑफ साइन आई टू साइन आर इज ऑलवेज कांस्टेंट एंड इट इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। इट इज डिनोटेड बाय म्यू। म्यू मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका? सेकंड मीडियम का। तो यहां पर ऐसा लिखते हैं, यहां पर ऐसा। इसको कैसे रीड करते हैं? 1 म्यू 2। 1 म्यू 2 का मतलब है रे जो है वो कहां से कहां आ रही है? फ्रॉम फर्स्ट मीडियम टू सेकंड मीडियम। पर इसको बोलते क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। फिर इसके बाद मैंने आपको टाइप्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताए थे। टाइप्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, टाइप्स ऑफ म्यू। तो दो टाइप बताए थे आपको, एक एब्सोल्यूट और दूसरा रिलेटिव। Absolute refractive index and second relative refractive index. Refractive index of any medium with respect to air is called absolute refractive index. इसको अपन a mu m ऐसा करके बताते हैं। यदि अपन यहाँ पर इसके एग्जाम्पल ले तो अपन बोल सकते हैं एग्जाम्पल में, फॉर एग्जाम्पल a mu w है ना, a mu g, इस तरीके से अपन बात। ये क्या लिखा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर लिखा है विद रिस्पेक्ट टू एयर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। जब एयर के रिस्पेक्ट में तो बार बार ऐसा बोलना नहीं पड़ता, सीधे सीधे अपन बोल सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। मतलब ये अंडरस्टूड है कि भाई किसके रिस्पेक्ट में? विद रिस्पेक्ट टू एयर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास
वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1.33, ग्लास का होता है 1.5। हमेशा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है। क्वेश्चन बनता है, क्योंकि जब भी रे एयर से किसी मीडियम में जाएगी तो जो भी मीडियम में जाएगी वो डेंसर ही होगा ना, एयर के रिस्पेक्ट में तो डेंसर ही होगा ना। मतलब रे को कहां डिविएट होना पड़ेगा, टुवर्ड्स नॉर्मल, मतलब आर कम हो जाएगा। म्यू क्या होता है, साइन आई अपॉन साइन आर। यदि आई बड़ा है और आर छोटा है तो साइन आई की वैल्यू भी ज्यादा होगी, न्यूमरेटर ज्यादा होगा डिनोमिनेटर से, तो वैल्यू कैसी आएगी, ग्रेटर देन 1। 3/2 मतलब क्या, 1.5। यदि न्यूमरेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा तो वैल्यू ग्रेटर देन 1 आएगी। इसीलिए हमेशा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू हमेशा कैसी होती है, ग्रेटर देन 1। सेकंड बताया था रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम with respect to another medium is called relative refractive index। यहां पर अपन बात करें इसके एग्जांपल, तो आप बोल सकते हो W म्यू जी, G म्यू W एटसेट्रा। ये क्या लिखा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। ये क्या लिखा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास। किसी भी एक मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी दूसरे मीडियम के रिस्पेक्ट में, उसको अपन बोलते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। समझ गए बात। हमेशा डेंसर मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा विद रिस्पेक्ट टू रेयरर, ये कैसा होगा, ग्रेटर देन 1। लेकिन यदि आप बोलोगे रेयरर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू डेंसर, तो ये कैसा होगा, लेस देन 1। क्यों भाई, क्योंकि जब रे रेयरर से डेंसर में जाएगी तो डिविएट होगी टुवर्ड्स नॉर्मल, लेकिन जब डेंसर से रेयरर जाएगी तो डिविएट होगी अवे फ्रॉम नॉर्मल, आर बढ़ जाएगा। आर बढ़ेगा तो ऑटोमेटिक ये वैल्यू कम हो जाएगी, म्यू की वैल्यू लेस देन 1 हो जाएगी। नेक्स्ट, इसके बाद मैंने आपको पढ़ाया है फैक्टर्स अफेक्टिंग म्यू, फैक्टर्स अफेक्टिंग म्यू। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो म्यू को अफेक्ट करते हैं, समझाया था आपको। फर्स्ट, डेंसिटी ऑफ मीडियम, इफ डेंसिटी ऑफ मीडियम इंक्रीजेस देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीजेस। सेकेंड, ऑन टेम्परेचर, टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो डेंसिटी क्या होगी, डिक्रीज, मॉलिक्यूल्स दूर दूर हो जाएंगे। डेंसिटी यदि डिक्रीज होगी तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी क्या होगा, कम हो जाएगा। इसका मतलब टेम्परेचर इंक्रीज होने से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, डिक्रीज। थर्ड बताया था ऑन द कलर्स ऑफ द रेस, उसके लिए आपको फॉर्मूला बताया था, कॉशी फॉर्मूला, कॉशी इक्वेशन, म्यू इज इक्वल टू ए प्लस बी अपॉन लैम्डा स्क्वायर। ए और बी कांस्टेंट है, तो जब वेवलेंथ ज्यादा होगी तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा। तो जैसे वेबग्योर अपनी विजिबल रेंज जो अपन को कलर दिखाई देते हैं वो अपन को मतलब वेबग्योर अपन बोलते हैं, और रेंज क्या होती है 4000 एंगस्ट्रॉम टू 7800 एंगस्ट्रॉम। तो जो वॉयलेट कलर होता है उसकी वेवलेंथ सबसे कम होती है और रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज्यादा। जिसकी वेवलेंथ सबसे कम होगी उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा। इसीलिए जो वॉयलेट कलर होता है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा और रेड का सबसे कम। राइट, क्लियर। यदि मैं आपसे पूछूं एंगल ऑफ डेविएशन, तो आप सिंपल बोल सकते हैं एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे एंड डायरेक्शन ऑफ रिफ्रैक्टेड रे इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन किसे कहेंगे आप, एंगल ऑफ डेविएशन। तो सिंपल सी बात है, यदि रे ऐसी जा रही थी डेंसर से रेयरर मीडियम, तो कैसे डेविएट होगी, अवे फ्रॉम नॉर्मल। यदि मीडियम चेंज नहीं होता तो ये डायरेक्शन होता रहेगा। मतलब यदि ये एंगल आई है तो ये एंगल भी क्या होता, आई, वर्टिकली अपोजिट एंगल। लेकिन आपको मालूम है कि मीडियम चेंज हुआ डेंसर से रेयर, तो ऐसी जा रही है, तो इस पूरे एंगल को क्या बोलोगे, एंगल ऑफ
रिफ्रैक्शन आर, और इस एंगल को क्या बोलोगे, एंगल ऑफ डेविएशन, क्योंकि एक्चुअल में इंसिडेंट रे का डायरेक्शन ये था और रिफ्रैक्टेड रे ऐसी जा रही है, मतलब अपने ओरिजिनल पाथ से इतना डेविएट हो गई है, इतना डेविएट हो गई। तो यदि मैं पूछूंगा बताओ डेल की वैल्यू क्या होगी, तो आप बोलोगे आर माइनस आई, तो डेल इज इक्वल टू हो जाएगा इस कंडीशन में आर माइनस आई। What is angle of deviation? Angle between the direction of incident ray and direction of emergent ray or refracted ray is called angle of deviation. This angle. अब ये कितना होगा, तो यहाँ होगा r माइनस। यदि इसका उल्टा सोचो आप, रे जो है रेयर से डेंसर में जा रही है, तो ये इंसिडेंट रे, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस। यदि मीडियम चेंज नहीं होता तो रे ऐसी चली जाती, इसका मतलब ये एंगल पूरा क्या होता, आई होता, लेकिन चूंकि रेयर से डेंसर में जा रही तो वो एक्चुअल में क्या होगा, ऐसी जाएगी, डेविएट हो जाएगी टुवर्ड्स नॉर्मल। और आपको मालूम है ये एंगल क्या है, आर। एंगल बिटवीन द रिफ्रैक्टेड एंड नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब यदि हम पूछो डेविएशन कितना हुआ, तो ये था डायरेक्शन इंसिडेंट रे का और ये डायरेक्शन रिफ्रैक्ट, इस एंगल को बोलोगे आप एंगल ऑफ डेविएशन बाय डेफिनेशन। तो अब यदि मैं पूछूंगा डेल कितना होगा, तो अब आप बोलोगे आई माइनस आर, तो अब हो जाएगा डेल इज इक्वल टू आई माइनस आर। मतलब यदि रे डेंसर से रेयर में जाती है तो आपको पता है डेफिनेटली आर बड़ा होगा, तो डेल कितना हो जाएगा, आर माइनस आई, और रेयर से डेंसर में जाती है तो डेफिनेटली आई ग्रेटर होगा आर से, तो डेल हो जाएगा आई माइनस आर, राइट।